नमस्कार, कंज्यूमर इज किंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस शो में हमारी कोशिश यही होती है कि कंज्यूमर से जुड़े मुद्दे उठाएं, ऐसे मुद्दे जो सीधा आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, आपकी जिंदगी के अलावा आपकी रोजमर्रा की तमाम आदतों से जुड़े हुए हैं। और आज ऐसे ही एक विशेष मुद्दे को हम लेकर आए हैं और वो मुद्दा है एक्सपायर दवाओं का। और आज इस विषय को लाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि CDSCO यानी कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एक निर्देश जारी किया है और यह निर्देश खासतौर पे एक्सपायर्ड दवाओं को लेकर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक्सपायरी वाली दवाओं का क्या करते हैं तो आप में से ज्यादातर का जवाब ये होगा कि आप उसे कचरे में फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। अमूमन हम सभी यही करते हैं। लेकिन जो निर्देश जारी किया गया है CDSCO के द्वारा, उसमें कहा गया है कि कचरे में निस्तारण की जगह इन दवाओं को फ्लश कीजिए, क्योंकि कचरे या बाकी जगहों पर ये पहुंचकर मिट्टी और पानी इन सभी में एक तरह से टॉक्सिन्स बना रहे हैं। वहां पर पर्यावरण के साथ साथ जो जीव जंतु हैं उनकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमारे इस इकोसिस्टम में भी जहर का काम कर रहे हैं। और इसी वजह से आज की हम चर्चा लेकर आए हैं कि बड़ी सामान्य सी बात की एक्सपायर दवाओं का निस्तारण हम जानते हैं, लेकिन क्या हमें पर्याप्त जानकारी है और इसके खतरे क्या क्या हैं और किस तरह की पद्धति को अपनाना होगा, इन सभी पर विशेष चर्चा आज हम करेंगे। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं खास तौर पे डॉक्टर मनोहर कामत साहब, जो कि कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कामत अपना समय देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर पीयूष जैन साहब हैं, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ IMA हेडक्वार्टर से। डॉक्टर पीयूष, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर अरविंद अग्रवाल हैं, आप इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में। आप सभी का स्वागत करते हुए अच्छा लग रहा है मेरे को। और सबसे पहले डॉक्टर पीयूष, मैं आपके पास आना चाहूँगा और जिस रिमार्क से मैंने शुरुआत की कि क्या भारत में लोगों को एक्सपायर्ड दवाओं के निस्तारण के बारे में पर्याप्त ज्ञान है, क्या उनकी आदत में ये चीजें हैं, या आपको लगता है कि इस बारे में अवेयरनेस की आवश्यकता और ज्यादा है? प्रशांत जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि भारत में ज़्यादातर लोग अभी भी ऐसे ही करते हैं कि जो एक्सपायर्ड दवाई है अपने घर के डस्टबिन में या कूड़े घर में ही डालते हैं उसको। और अभी इस बारे में और ज़्यादा जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा आपने टॉपिक चुना आज के लिए और आप बधाई के पात्र हैं, आप भी और आपका चैनल भी, कि इस बारे में कि जो एक्सपायर्ड दवाइयाँ हैं उनको कैसे जो है उनको ख़त्म किया जाए, उनको कैसे उनका निपटान किया जाए, इसके बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। और आज ये जो मौका आया है जब CDSCO ने एक गाइडलाइन जारी की है 17 दवाइयों के बारे में कि ये दवाइयाँ बेहद ही खतरनाक किस्म की दवाइयाँ होती हैं और जब ये एक्सपायर हो जाएं तो इनको सीधा फ्लश करना है। नॉर्मली अभी आगे डिस्कशन में भी हम लोग बात करेंगे कि जो गाइडलाइंस हैं कि जो भी दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती हैं उनको हमें एक या तो हमें फार्मेसी में वापस करना है या जहां से हमने वापस लिए जिस केमिस्ट से उसको वापस करना है। और अगर वहां वापस नहीं कर पा रहे हैं तो उसको किसी भी कड़वी चीज में, जैसे कॉफी पाउडर है या कोई इस तरह कड़वी चीज, या मिट्टी में मिलाकर उसको एक पॉलीथीन में पैक कर कर उसको फिर हम डस्टबिन में या फिर जो सरकारी कूड़े घर हैं हम वहां पर डाल सकते हैं। लेकिन कुछ ये 17 खतरनाक तरह की दवाइयों के बारे में CDSCO ने हमें बताया है, अपनी एक गाइडलाइन जारी की है कि ये दवाइयां बेहद ही खतरनाक किस्म की हैं और अगर गलती से जब ये एक्सपायर हो जाएं तो इनको सीधा फ्लश करना है और उनको कहीं भी किसी भी चीजें मिलाकर ऐसे कूड़े में नहीं डालना है। बाई चांस किसी बच्चे ने उसको खा लिया या किसी पालतू जानवर ने, जैसे कोई कुत्ता है या गाय खा लेती है कूड़े घर से आमतौर पे, तो अगर उन्होंने खा लिया तो उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक और जानलेवा साबित हो सकती हैं। तो इसलिए इनको सीधा फ्लश करना है। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा सवाल है और मेडिकल वेस्ट जो है उसे लेकर तो वक्त वक्त पर लगातार कंसर्न जाहिर करते रहे हैं लोग और पूरी दुनिया में बहस भी है। भारत की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो 10 से 15% दवाइयां हर साल एक्सपायर होती हैं, ये डेटा है। और
एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल 10,000 टन से ज़्यादा मेडिकल वेस्ट निकलता है, जिनमें बड़े पैमाने पर एक्सपायर्ड दवाएं होती हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये डेटा कहता है। जो बात डॉक्टर मनोहर ख़ासतौर पे बात हो रही है कि हमें निस्तारण करना है, हमें वापस करना है, लेकिन पीयूष जी जो बात कह रहे हैं, भारत में इन दवाओं की वापसी और इन सब को लेकर किस तरह की स्थितियां हैं? मतलब इस पे भी बड़ा सवाल उठता रहा है कि जो दवाएं हैं उनकी वापसी के लिए भी बहुत बेहतर तंत्र नहीं है। देखिए, मैं उपभोक्ता के ओर से आपसे मेरी बातें रखूंगा कि ये इसका डिस्पोजल कैसा करना है। इसके लिए एक प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए और वो सिस्टम सिंपल होना चाहिए। याद रखिए, लोग किलोमीटर या बड़े डिस्टेंस को नहीं जाएंगे अगर डिस्ट्रॉय करना है तो। और फ्लशिंग करना मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये फिर से पर्यावरण में ही चला जाएगा। और अगर ये 17 दवाइयां इतनी खतरनाक हैं तो फ्लश करने से भी इनको आप फिर पर्यावरण में डाल रहे हैं। इसलिए अभी बायोमेडिकल वेस्ट के लिए जैसे रूल्स है, बायोमेडिकल वेस्ट के लिए जो भी अस्पताल क्लिनिक जो भी बायोमेडिकल वेस्ट आता है, या जैसे ड्रेसिंग्स हैं, इंजेक्शंस हैं, नीडल्स हैं, उनको इंसिनरेट किया जाता है, उनको जलाया जाता है। तो मैं सोच रहा हूं कि अगर ये एग्जिस्टिंग सिस्टम है इंसिनरेशन का, तो इसी के साथ इन दवाइयों को क्यों नहीं डाला जाए। सिर्फ इसका कलेक्शन थोड़ा अलग रीति से होना होगा, लेकिन ये बायोमेडिकल वेस्ट की तरह अगर ये जलाया जाएगा तो मैं समझता हूँ ये सबसे बेहतर होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव। और शायद हमें बड़े उदाहरणों की तरफ देखना होगा, हमें तात्कालिक उपाय की जगह बड़े उदाहरण सेट करने होंगे। और इन सब के बीच में डॉक्टर अरविंद, ज़रा हमें ये बताइए कि मतलब मैं तो बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण दूंगा कि मैंने अस्पतालों के आसपास या बड़े बड़े संस्थानों के आसपास देखा है कि किस तरह से डिस्पोजल जो होते हैं या डिस्पोजेबल जो चीज़ें होती हैं अस्पतालों में, सर्जरी में इस्तेमाल होने वाली, बहुत कॉमन अगर मैं बात करूं तो इंजेक्शन तक का बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाते रहे हैं कि किस तरह से उनका निस्तारण में कितनी लापरवाही होती है। आपको लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है भारत जैसे देश में, जहां इतने बड़े पैमाने पे दवाओं और इनके निस्तारण की बात की जा रही? वो बिल्कुल सही बात है। अस्पतालों में और क्लिनिक में तो बायोमेडिकल वेस्ट रेगुलेशन में आते हैं। तो वो बायोमेडिकल वेस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता है जो एक लिमिटेड अमाउंट का पैसा लेके उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं और वो सामान इंसिनरेट होता है। मेडिसिन का जो इश्यू है इसके बारे में कोई गाइडलाइंस नहीं है। आई थिंक इट्स वेरी करेक्ट एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हमें कौन सी दवाइयां कैसे डिस्पोज ऑफ करनी है। अगर इसमें हम बायोमेडिकल वेस्ट की तरह चार्ज करेंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई तरीका होना चाहिए कि भाई ये केमिस्ट के पास दवाई जाए, लॉक एंड की में रखी जाए और वहीं से उठा ली जाए। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है इस दवाई को डिस्पोज ऑफ करना। पानी में बहाने से तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पानी में भी जीव जंतु होते हैं, अल्टीमेटली वो ट्रीटेड होगा वाटर, वो वापस रिवर में मिलेगा और वापस उससे पानी पीने का बनता है। तो कुछ ना कुछ केमिकल का भी इंटेक उसमें रहेगा। तो फ्लश करना तो आसान नहीं है। इसका तो डिस्पोजेबल, जैसे हमने क्राइटेरिया बनाए, ब्लू बैग, ग्रीन बैग, रेड बैग्स, येलो बैग्स, डस्टबिन बैग्स, ऐसे कोई बैग बना के अस्पतालों में, क्लिनिक में, केमिस्ट में वहीं ये दवाइयां डिस्पोज होनी चाहिए और एक एजेंसी ऐसी होनी चाहिए जो उसको पिकअप करे। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही, क्योंकि आवश्यकता ये है कि हमें शायद मतलब आमतौर पे किसी इंजेक्शन और अगर मेडिकल टर्म्स में बात की जाए, चाहे दवाओं की या बाकी चीज़ों की, उनके लिए तमाम गाइडलाइन होती है, उनका एक प्रोटोकॉल होता है। दवाओं को लेने से पहले डॉक्टर हर चीज़ बताता है कि इसे खाना खाने के बाद लेना है या खाना खाने से पहले लेना है, इसे किन स्थितियों में लेना है, कितने समय तक लेना है। जब इतने एहतियात होते हैं तो उनके निस्तारण में बहुत कैजुअल अप्रोच नहीं ली जा सकती, या तात्कालिक उपाय तो नहीं, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस देखने होंगे। जी डॉक्टर पीयूष, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, अभी जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने बताया और डॉक्टर कामत ने भी बताया कि ये बात तो सही है कि फ्लश करना एक अभी सिंपल तरीका लग रहा है, लेकिन परमानेंट तरीका नहीं है। लेकिन प्रोबेबली जो फ्लश करने वाली गाइडलाइन अभी आई है, और इससे प्रॉब्लम तो होगी ही। जैसे पानी में रासायनिक प्रदूषण हो सकता है। जब ये पानी जाके नदियों में या कहीं झील में जाके मिलेगा तो वहां समुद्री जीवों को और जो हमारा इकोसिस्टम है उसको नुकसान
पहुंच सकता है। लेकिन अभी लगता है कि फ्लश का सिस्टम सिर्फ इसलिए की सलाह सिर्फ इसलिए दी जा रही है और उन्हीं दवाइयों के लिए है जिनकी वजह से अगर बाई चांस वो किसी ने ले ली, किसी जानवर ने या किसी बच्चे ने ले ली, तो उसकी वजह से गंभीर खतरा हो सकता है। तो ये सिर्फ एक मुझे लगता है मेरी अपनी बिल्कुल फीलिंग ये है कि ये जब वो इन तक एक इन परमानेंट इन एक कुछ खास फिक्स चीज दवाइयों के नहीं आ लिए रही। है। लेकिन डॉक्टर पीयूष, एक चीज मैं समझना चाहता हूं, मतलब मैं इन इन खास दवाइयों की बात नहीं कर रहा हूं। आमतौर पे अगर हम एक्सपायर्ड दवा गलती से ले लेते हैं, या अगर हम सिर दर्द की गोली या हम फीवर की कोई टैबलेट जो आमतौर पे हमारे घरों में होती है, या आजकल एसिडिटी की गोली खाने का बड़ा चलन है, मतलब बात बात में लोग खा रहे हैं, मतलब पैरासीटामोल, और ये तो ऐसी चीजें हो गई हैं कि लोग बात बात में खा रहे हैं। उस पर भी हमने एक शो किया था। तो अगर इन दवाओं को डॉक्टर पीयूष एक्सपायरी के बाद गलती से खा लेते हैं तो किस तरह का नुकसान होता है सामान्य लोगों में? देखिए जैसे आपने बताया कि एसिडिटी की या सिर दर्द की दवाइयां हैं, अगर एक्सपायरी के बाद में बाई चांस ये दवाई खा ली जाती है अननोइंगली, तो सबसे पहले तो कॉमन चीज यही है कि इसकी वजह से गैस्ट्राइटिस एसिडिटी ही हो सकती है। दूसरा, काफ़ी सारी जो दर्द निवारक दवाइयाँ हैं, उनकी वजह से एसिडिटी के साथ में गैस्ट्रिक इरोजन्स हो सकते हैं। उसकी वजह से ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकती है। और अगर जो है कुछ और दवाइयाँ हैं, हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जितना आप सब जानते हैं जैसे कि हर मेडिसिन के साथ में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अगर एक्सपायर्ड वाली दवाई खाई जाएगी तो साइड इफ़ेक्ट्स का रूप और ज़्यादा भयानक हो सकता है। जिस दवाई से जो साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, वो और ज़्यादा तेज़ मात्रा में हो सकते हैं। बिल्कुल। नहीं, दूसरी मैं कहना चाहूंगा जी जी। कि जो एक्सपायर्ड दवाइयां हैं उनकी एफिकेसी कम हो जाती है। उसके अंदर जो केमिकल जिस चीज से बनती है दवाई है वो टाइम के साथ इरोड इरोड हो जाती है उसकी वैल्यू, और दे केमिकल रिएक्शन हो सकता है। जैसे एमॉक्सिसिलिन पहले आता था, टेट्रासाइक्लिन पहले आती थी जमाने में, तो एक्सपायर्ड दवाई अगर आप कभी उसको आप खोल के देखते थे तो वो डिस्कलर्ड हो जाता है। So Yes. that chemical gets, altered, which is very harmful. It can react in a different way in which the medicine was supposed to react. तो डेफिनेटली एक्सपायर्ड दवाई तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। एफिकेसी कम होगी और नुकसान ज्यादा होगा। तो डॉक्टर अग्रवाल, हमें बताइए कि फिर ऐसी स्थिति में, मतलब खा ली और उसके रिएक्शन सामने आए, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या सलाह दी जाती है? मतलब आमतौर पे तो क्या क्या चीजें? मेडिकल हेल्प जी। आपको तो मेडिकल हेल्प लेनी पड़ेगी। चाहे आपको अगर बहुत ज्यादा कंडीशन सीरियस है, जैसे एनाफाइलेक्सिस होता है, हमारे पास पेशेंट आते हैं एनाफाइलेक्सिस वाले, तो उसमें तो एकदम बीपी ड्रॉप हो जाता है, सांस फूल जाता है, इंजेक्शन देने पड़ते हैं, आईवी फ्लूइड देने पड़ते हैं, आईवी मेडिसिन देनी पड़ती है, तब रिवर्ट करता है। सो इट्स अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड आई डोंट थिंक सो कि बेसिकली जो ये गाइडलाइन जो आई है, ये जो है जो दवाइयाँ जैसे ये इन्होंने ये जो दवाइयाँ इन्होंने बैन करी हैं और उसको फ्लश करने के लिए बोला है, उसका मेन मेरे ख्याल से एम ये है कि एडिक्शन ना हो जाए। वो अगर हम कहीं फेंकें और उसको उठा के कोई खा ले तो उसको एडिक्शन हो सकता है। सो एडिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट करा है इन्होंने। तो ये गाइडलाइन नहीं है कि सारी दवाइयों को फ्लश करना है, अभी तो सिर्फ उन दवाइयों को फ्लश करना है जिनसे हैबिट बन सकती है, एडिक्शन हो सकता है। बिल्कुल, ये तमाम बातें जो हैं वो इस चर्चा में साफ तौर पर निकल कर सामने आ रही हैं। डॉक्टर कामत, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, इस दवा एक्सपायर्ड के बारे में ये तो दूसरा ही टॉपिक है। अब पहले टॉपिक तो आपने कहा था कैसे डिस्ट्रैक्ट। जब दवा एक्सपायर्ड होती है तो तीन चीजें हो सकती है। या तो वो दवाई के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं कि एक्सपायर्ड होने के बावजूद भी कुछ उनका लाइफ रहता है। याद रखिए, आप किसी भी फार्मास्यूटिकल एक्सपर्ट को पूछिए, फार्मासिस्ट को पूछिए, वो बताएंगे कि अगर किसी दवा का 3 साल का एक्सपायरी है तो जब वो प्रिंट करके देते हैं तो उन लोग 2 या 2.5 साल ही लिख के देते हैं। यानी एक 2, 4, 6 महीने का एक सेफ्टी मार्जिन रखा जाता है उसमें। तो वो पहली बात हुई कि पॉइंट नंबर 1 कि उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट रिस्क लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये वार्निंग आपको संभालने के लिए। दूसरी बात, ये दवा कुछ या तो इनइफेक्टिव हो सकती है या कुछ हार्मलेस चीज में बदल सकती है जिसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी।
मान लो कि ये दवा आपको ब्लड प्रेशर के लिए दी जाती है, तो ये ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट नहीं करेगा, लेकिन कुछ और बुरा भी नहीं करेगा। इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर उतरेगा नहीं, एट द सेम टाइम कुछ बुराई। तीसरी दवाइयां ऐसी हैं जो जिनकी केमिकल फॉर्मुलेटी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। फॉर्मूला, वो फॉर्मूला जिस टाइम चेंज होता है तब कभी कभी हानिकारक होता है, लेकिन ऐसे दवाइयां बहुत ही कम हैं, क्योंकि ये भी सोचा जाता है जब दवाइयां बनती हैं, जब फार्मेको विजिलेंस होता है, हम लोग फार्मेको विजिलेंस बोलते हैं उसको, या फार्मेकोलॉजिकल सेफ्टी बोलते हैं, तो ऐसी दवाइयों से बहुत सोच समझकर मार्केट में दिया जाता है और उसमें बड़े स्ट्रॉन्ग वार्निंग्स दी जाती हैं कि ये दवा ऐसे हालत में मत लिया करो। तो हर एक्सपायर्ड दवा को आप इतना इंपॉर्टेंस मत करो। मेरी निजी राय ये है कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम की जो गोलियां आती हैं, कैल्शियम की गोलियां आजकल सब कोई खाता है। मेरे ख्याल से इनकी एक्सपायरी डेट काफी लंबी होनी चाहिए, क्योंकि कैल्शियम का जो सॉल्ट है वो तो काफी अरसे तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन ये फार्मास्यूटिकल वाले, क्योंकि उनके ऊपर दबाव है कि कोई एक्सपायरी डेट लिखिए, इसको बस 1.5 या 2 साल के लिखते हैं। मेरे हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि 3, 4, 5 साल के लिए इनमें से कोई हानिकारक इफेक्ट नहीं हो सकता है। तो ये सब चीजें हमको ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर पीयूष, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, जो खास तौर पे कामत सर कह रहे हैं। एक चलन और मैं देख रहा हूं, और ये चलन मुझे समझ से परे नजर आता है कि आप किसी केमिस्ट के पास जा रहे हैं और आपको जरूरत शायद सिर्फ 4 टैबलेट्स की है, 5 टैबलेट्स की है, लेकिन आजकल वो पूरी पूरी स्ट्रिप देने का चलन बढ़ गया है। वो भी तो मतलब ये भी तो एक बहुत बड़ी वजह है कि आप घरों में रखी दवाइयां लंबे समय तक बाद एक्सपायर हो जाती हैं, आप उनका कंजम्पशन नहीं कर पाते। आपको लगता है कि ये प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी भी रिक्वायर्ड अमाउंट में मेडिसिन लिखी है या प्रेस्क्राइब किया है किसी भी डॉक्टर ने या किसी भी सेंटर ने, मेडिकल सेंटर ने, उतना ही अमाउंट या नंबर ऑफ टेबलेट्स जो है केमिस्ट को डिस्पेंस करनी चाहिए। पर अभी क्योंकि इस तरह का ट्रेंड चालू हो गया है कि वो केमिस्ट लोग जो हैं वो पत्ते को काट कर नहीं दे रहे। काफी हॉस्पिटल्स में तो ऐसा होता है कि फिर भी काउंट करके दी जाती है, पर जितने भी और बाहर केमिस्ट हैं वो इसको पूरी की पूरी स्ट्रिप ही देते हैं। और बिल्कुल सही बात है कि सपोज उन्होंने किसी चीज की मेडिसिन दिया और सपोज एंटीबायोटिक ही दिया या पेन किलर दिया, उसका एक्सपायरी सपोज 6 महीने हुआ है और पूरी स्ट्रिप लिए बिना ही पेशेंट को काफी आराम लगा और उसने मेडिसिन बंद कर दिया। तो अब अगले 6 महीने बाद या 1 साल के बाद अगर दोबारा उसको पेशेंट को प्रॉब्लम होती है तो एक नॉर्मल उसकी टेंडेंसी होती है कि चलो भाई वो दवाई रखी है, मैं वही खा के देख लेता हूँ। और अगर उन्होंने एक्सपायरी डेट पे ध्यान नहीं दिया है या किसी कारण से एक्सपायरी डेट मिट गई है, लेकिन टेबलेट घर में रखी हुई है, तो ऐसे में उस टेबलेट का मिसयूज या एक्सपायरी मेडिसिन खाने का चांस काफी बढ़ जाता है। और गवर्नमेंट की तरफ से भी इस तरह की काफी क्लियर कट और काफी इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए फार्मास्यूटिकल एजेंसीज को और केमिस्ट को कि मेडिसिन जितनी प्रेस्क्राइब की गई है, जितना अमाउंट, उतना ही अमाउंट, उतनी ही नंबर ऑफ टेबलेट्स जो है पेशेंट को डिस्पेंस की जानी चाहिए। और इसमें एक ये भी है कि काफी टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ये कि केमिस्ट को आइडियली एक कुछ रिकॉर्ड रखना चाहिए इस तरह का कि कितनी अमाउंट ऑफ मेडिसिन, कितना नंबर ऑफ टेबलेट्स प्रेस्क्राइब की गई थी और उसने कितना दिया। सही कहा। और बहुत सारे जो यूजर्स हैं, जो आम दर्शकों से भी जो हमारे पास सवाल आ रहे हैं, उनमें एक सवाल है डॉक्टर अग्रवाल की कि दवाओं की वापसी को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न हैं लोगों के मन में। कि आमतौर पर एक हमारे दर्शक ने कहा कि उनकी वाइफ की प्रेगनेंसी की एक लंबी दवा चल रही थी, लेकिन वो जो भी सप्लीमेंट्स थे या बाकी चीजें थी वो एक वक्त के बाद डॉक्टर ने उन्हें रोकने को कहा, लेकिन उसकी वापसी को लेकर उन्हें, मतलब वो महंगी दवाएं हैं और उनकी वापसी को भी लेकर केमिस्ट आनाकानी करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है। और कुछ तो ये भी है कि कुछ दवाइयाँ कोल्ड प्रिजर्वेशन में होती हैं, जैसे फ्रिज में रखी जाती हैं। अब वो पेशेंट ने अपने घर पे कैसे रखी हैं ये नहीं पता होता। अगर वो केमिस्ट वापस दे लेता है और किसी और को दे देता है तो शायद वो इतना इफेक्टिव नहीं होगी। वन ऑफ द रीजन इज दैट, जैसे इंसुलिन फॉर एग्जाम्पल,
इंसुलिन एक बार आपके केमिस्ट की शॉप से निकल गया तो वापस इंसुलिन नहीं लेता केमिस्ट। और ये पहले तो डायबिटीज और हार्ट मेडिसिन क्योंकि लंबी चलती हैं, उसमें होता था कि भाई काट के नहीं देंगे, बट अब वो चीज तो है नहीं। अब तो हर दवाइयों में ऐसे ही कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक भी 3 दिन की लिखेंगे तो पूरा ही पत्ता देंगे। उसमें वेस्टेज भी होता है, दवाई एक्सपायर्ड भी होती है और दवाइयां इकट्ठी भी हो जाती है। बिल्कुल अहम बात आपने कही। डॉक्टर कामत, मैं उसी सवाल के साथ आता हूं जो डॉक्टर अग्रवाल से मैंने पूछा, और मैं उस सवाल के साथ आपके पास भी आना चाहता हूं। ये पूरा पूरा पत्ता देने वाला, मतलब इसके खिलाफ कुछ हो रहा है, कुछ इसके बारे में आवाज उठाई जा रही है, कुछ कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं? जैसे इन्होंने कहा कि जो दवाइयां एकदम स्ट्रिक्ट कंडीशंस में रखनी चाहिए, कि कोई टेम्परेचर पे रखनी चाहिए या आइस में रखनी चाहिए, इन दवाओं को वापस लेना जरा जोखिम की बात होती है, क्योंकि जो नेक्स्ट पेशेंट ले, अगर वो उसमें वो दवाई का उतना ही प्रमाण नहीं है जितना होना चाहिए, तो सब तरह की आफतें आपके सर पे आ जाएंगी। लेकिन जो आम दवाइयां हैं, जैसे अभी हमारी बात चल रही थी एंटासिड्स के बारे में, पैरासीटामोल के बारे में, इन सब दवाओं को वापस लेना मेरे हिसाब से कंपलसरी है। क्योंकि अभी आप पूछेंगे आप क्यों बोल रहे हैं कंपलसरी है। 2001 साल में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक ऑर्डर निकाला था, जो लोगों को पता नहीं है। आज मैं आपके दर्शकों को इसके बारे में बता रहा हूं कि गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक और एक्सचेंज्ड। ये सेंटेंस लिखना इलीगल है। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक और एक्सचेंज्ड। तो ये दवाइयां जो आप बोल रहे हैं विल नॉट बी टेकन बैक, वो कंडीशन में आ जाती है। तो लेकिन एक्सपायरी होने के बाद तो बिल्कुल नहीं। उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अगर हैं कि ठंडी में रखो या कोई पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में रखो, तो सवाल उठता है। तो सबसे बड़ी इसमें एक बात ऐसी है कि एक ट्रस्ट की बात होती है कि जब मैं एक दवा खरीद के आपको वापस देता हूं, तो नॉर्मली ऐसा होना चाहिए कि मुझे भी उस दवा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अभी ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो हमारे पूरे सोसाइटी में ऑल ओवर फैला हुआ है। ये ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से केमिस्ट और हर व्यापारी वो गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक को नहीं मानता है। वो कुछ ना कुछ बहाना निकालकर आपको अपने दुकान से भगा देगा। ये सच्चाई है। बिल्कुल बिल्कुल। और शायद बहुत सारे पैरामीटर्स अब, चूंकि मतलब दवाओं की जो पूरा कारोबार है, दवाओं का ये जो पूरा इकोसिस्टम है, इसमें मतलब हम ये मान के चलते हैं कि बहुत सी चीजें आधुनिक हैं, बहुत सी चीजें एडवांस हैं, तो शायद हमें उस इकोसिस्टम में और भी चीजें डेवलप करनी होंगी इस फिल्टर को और बेहतर बनाने के लिए। मेरे पास समय कम है, एक आखिरी रिमार्क के साथ मैं आना चाहूंगा। डॉक्टर पीयूष, आप कुछ कह रहे थे। जैसे अभी डॉक्टर अग्रवाल ने भी बताया कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन काफी सारी दवाइयां बिना प्रिस्क्रिप्शन की मिलती है मार्केट में। और इसमें जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि काफी दवाइयों को हमें रखना होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सपोज फ्रिज में रखना है या प्रॉपर तरीके से रखना है, तो क्यों हमारा रूल ये फॉलो नहीं होना चाहिए कि जितना अमाउंट ऑफ मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है पूरी स्क्रिप्ट ना देकर वही बात मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ मेडिसिन दी कि जाए। आखिर क्यों जरूरत से ज्यादा या प्रिस्क्राइब्ड जो एक क्वांटिटी है उससे ज्यादा कंज्यूमर को दिया जा रहा है? क्यों उसे 4 गोलियों के बजाय पूरा पत्ता थमाया जा रहा है? और ये मतलब ये मेरे ख्याल से हर कोई अनुभव कर रहा है। बड़ी अच्छी चर्चा रही। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें और ज्यादा अवेयरनेस फैलाएं कंज्यूमर के मन में भी, और तमाम जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और तमाम लोग हैं जो इस प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं। और उम्मीद ये भी करते हैं कि ये जो दवाओं के निस्तारण का ये जो उपाय है ये तात्कालिक ना हो, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की ओर देखना होगा। और तमाम हमारे एक्सपर्ट ने उसके बहुत सारे उपाय भी सुझाए और उसका सोल्यूशन भी सुझाया। और बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर कामत, इसके साथ ही डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर पीयूष, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी चर्चा रही और आगे भी इस तरह की चर्चाओं में हम आपको आमंत्रित करते रहेंगे। तो आज के कंज्यूमर इज किंग में उम्मीद करते हैं कि आपकी जानकारी और ज़्यादा दुरुस्त हुई हो। आपके मन में कोई और सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसी बात जो हमसे रह गई हो तो हम किसी और चर्चा में उसको ज़रूर शामिल करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
हैं।